आज की दुनिया में हम विज्ञान और डेटा पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? और साथ ही ये जो व्यक्तिगत आज़ादी है, मतलब अपनी मर्जी से जीने का हक, ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? हाँ, ये दोनों विचार ऐसा लगता है कि हमेशा से थे, पर असल में ऐसा है नहीं। बिल्कुल। ये दोनों विचार आज हमारी ज़िंदगी के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हैं, लेकिन ये असल में लगभग 200 साल पुराने एक वैचारिक टकराव की देन है। एक तरफ थे ऑगस्ट कॉम्ट, एक फ्रांसीसी विचारक, जिन्होंने कहा कि समाज को पूरी तरह से विज्ञान के नियमों पर चलना चाहिए, जैसे कोई मशीन चलती है। और दूसरी तरफ थे जॉन स्टुअर्ट मिल, ब्रिटिश दार्शनिक, जिनका मानना था कि हाँ, विज्ञान जरूरी है, लेकिन इंसानी आजादी, उसकी जो व्यक्तिगत उड़ान है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन दो ताकतवर विचारों का महासंग्राम है जिन्होंने तय किया है कि हमारी सरकारें कैसे चलेंगी, कंपनियां हमारे बारे में फैसले कैसे लेंगी और हम खुद सच और झूठ का फैसला कैसे करेंगे। आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब ऑगस्ट कॉम्टे और पॉजिटिविज्म के जरिए इस टकराव की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारी आज की डेटा ड्रिवन जिंदगी के लिए क्या मतलब है। चलिए फिर इसे खोल कर देखते हैं। कॉम्टे की शुरुआत ही बहुत धमाकेदार थी। उन्होंने इंसानी सोच के पूरे इतिहास को सिर्फ 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा था। बहुत बड़ा दावा था और काफी क्रांतिकारी भी। इसे कोम्टे का 3 अवस्थाओं का नियम कहते हैं। उनकी पहली अवस्था थी धार्मिक अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज। अच्छा। इस दौर में हजारों सालों तक इंसान अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए हर चीज की व्याख्या ईश्वर, देवता या किसी अलौकिक शक्ति से करता था। जैसे बिजली क्यों कड़की? क्योंकि देवता नाराज हैं। फसल क्यों खराब हुई? क्योंकि हमने कोई पाप किया है। हर चीज का कारण कोई दैवीय शक्ति थी। मतलब हर सवाल का एक ही जवाब था, ऊपर वाले की मर्जी। और जाहिर है, समाज में सत्ता उन लोगों के हाथ में होगी जो दावा करते हैं कि वो उस ऊपर वाले से बात कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी पुजारी और धर्मगुरु। फिर कोम्टे कहती हैं कि इंसान थोड़ा और विकसित हुआ और दूसरी अवस्था में दाखिल हुआ, तत्विक या मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल? हाँ, ये एक तरह का ट्रांजिशन का दौर था, एक वैचारिक किशोरावस्था कह सकते हैं। अच्छा। यहाँ इंसान ने देवी देवताओं की जगह अमूर्त शक्तियों और विचारों का सहारा लेना शुरू किया। अब बिजली कड़कने का कारण देवता का गुस्सा नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम या जीवन ऊर्जा जैसी चीजों में खोजा जाने लगा। तो ये एक तरह से तर्क की ओर पहला कदम था। लेकिन अभी भी ये चीजें ऐसी थीं जिन्हें आप देख या माप नहीं सकते थे। तो ये प्रकृति या ऊर्जा भी एक तरह से भगवान का ही एक नया कम पर्सनल रूप था। बिल्कुल, ये तर्क की तरफ एक आधा अधूरा कदम था। तो फिर आखिरी और अंतिम मंजिल क्या थी? वो थी तीसरी अवस्था, वैज्ञानिक या पॉजिटिव स्टेज। कोम्टे के लिए ये इंसानी विकास का शिखर था, ज्ञान का स्वर्ण युग। इस अवस्था में हम किसी घटना की व्याख्या के लिए सिर्फ उन चीजों पर भरोसा करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं और प्रयोगों के जरिए साबित कर सकते हैं। तो अब बिजली कड़कना? अब बिजली कड़कना न तो देवता का गुस्सा है, न ही प्रकृति का कोई रहस्यमय नियम। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है जिसे विज्ञान के नियमों से पूरी तरह समझाया जा सकता है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कोम्टे ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि धर्म और दर्शन, इनका समय खत्म हो गया है। हाँ, द एज ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी इज ओवर। भविष्य सिर्फ विज्ञान का है। ये आज के सिलिकॉन वैली के डेटा ही भगवान है वाले नारे जैसा नहीं लगता? बिल्कुल। कि अगर आप किसी चीज को माप नहीं सकते तो वो मौजूद ही नहीं है। ये एकदम सटीक तुलना है। कॉम्टे एक तरह से उस सोच के बौद्धिक पितामह थे। उनका मानना था कि इस वैज्ञानिक युग में समाज को पुजारी या दार्शनिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, इंजीनियर और उद्योगपति चलाएंगे। क्योंकि वही दुनिया के असली नक्कर नियमों को समझते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर मिल जैसे विचारकों के लिए खतरे की घंटी बजने लगती है। हाँ। अगर सब कुछ विज्ञान और डेटा ही है, तो फिर प्यार, कला, नैतिकता, न्याय और आजादी जैसी चीजों का क्या होगा, जिन्हें किसी लैब में मापा नहीं जा सकता? हाँ, क्या वो सब बेकार हैं? यहीं से असली बहस शुरू होती है। कोम्टे यहीं नहीं रोके,
मतलब उन्होंने सिर्फ इतिहास का वर्गीकरण नहीं किया, बल्कि पूरे ज्ञान विज्ञान का एक नक्शा ही बना दिया। हाँ, एक पिरामिड की शक्ल में। एक पिरामिड। हाँ, और ये उनकी सोच का एक और अहम हिस्सा है, जिसे विज्ञानों का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ साइंसेस कहा जाता है, और ये बहुत ही तार्किक तरीके से बनाया गया था। इस पिरामिड के आधार पे, यानी सबसे नीचे, उन्होंने गणित को रखा। गणित को क्यों? क्योंकि गणित सबसे सरल, सबसे सामान्य और बाकी सभी विज्ञानों से आज़ाद है। 2 और 2 4 होते हैं। इसे साबित करने के लिए आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बुनियाद में गणित है, फिर इसके ऊपर परतें कैसे जमती गईं? गणित के ठीक ऊपर उन्होंने खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को रखा, जो सितारों और ग्रहों की गति को समझने के लिए गणित के नियमों का इस्तेमाल करता है। सही है। फिर उसके ऊपर भौतिकी यानी फिजिक्स, जो और ज्यादा जटिल है। फिर रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जो भौतिकी के नियमों पर आधारित है। और उसके ऊपर जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो हर अगला विज्ञान पिछले वाले पर निर्भर है और उससे ज्यादा जटिल होता जाता है। बिल्कुल। 1 मिनट रुकिए। जीव विज्ञान भौतिकी से ज्यादा जटिल क्यों है? क्या एक जिंदा कोशिका बस बहुत सारे अणुओं का एक थैला नहीं है, जो भौतिकी और रसायन के नियमों का पालन कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। कॉम्टे का तर्क था कि हर स्तर पर उभरते हुए गुण, मतलब इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, पैदा होते हैं। अच्छा। आप एक कोशिका के व्यवहार को सिर्फ उसके अंदर मौजूद अणुओं के भौतिक गुणों से पूरी तरह नहीं समझ सकती। उन अणुओं के आपसी मेल जोल से कुछ नया पैदा होता है, जिसे हम जीवन कहते हैं। समझ गया। इसी तरह आप एक इंसान के दिमाग को सिर्फ न्यूरॉन्स की केमिस्ट्री से नहीं समझ सकते। हाँ, उससे चेतना पैदा होती है। तो हर अगला स्तर पिछले वाले से ज्यादा होता है। समझ गया। तो इस ज्ञान के पिरामिड के शिखर पर क्या था? वो कौन सा विज्ञान था जो सबसे ज्यादा जटिल और सबसे आखिर में आया? पिरामिड के शिखर पर सबसे ऊपर कॉम्टे ने एक बिल्कुल नए विज्ञान को जगा दी, जिसका नाम भी उन्होंने खुद ही दिया था, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। उनका तर्क था कि समाज दुनिया की सबसे जटिल चीज है। ये व्यक्तियों से बनता है जो खुद जैविक प्राणी हैं, जिनका शरीर भौतिक और रासायनिक नियमों से चलता है और जो गणितीय तर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो समाज को ठीक से समझने के लिए आपको पिरामिड के नीचे के सभी विज्ञानों की समझ होना जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा था। एक तरह का मास्टर साइंस। हाँ, और उनका सपना बहुत बड़ा था। उन्हें लगता था कि जैसे भौतिक ने हमें प्रकृति पे नियंत्रण दिया है, वैसे ही समाजशास्त्री समाज के नियम खोज लेंगे। और एक बार वो नियम पता चल गए तो हम गरीबी, अपराध, युद्ध जैसी समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एक आदर्श समाज जो पूरी तरह से वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा चलाया जाएगा। सुनने में तो ये एक जन्नत जैसा लगता है। एक ऐसी दुनिया जहां सारे फैसले डेटा और सबूतों पर आधारित हों, न कि राजनीतिक खींचतान पर। मुझे तो ये काफी आकर्षक लग रहा है। इसमें मिल को क्या खतरा नजर आया? यहीं पर हम उस मूल सवाल पर पहुंचते हैं, जहां दोनों विचारकों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। आजादी बनाम व्यवस्था। बिल्कुल। एक बेहतर समाज के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, संपूर्ण व्यवस्था या व्यक्तिगत आजादी? कॉम्टे का पक्ष व्यवस्था का था। वो इसे समझाने के लिए एक पुल का उदाहरण देती थी। पुल का? टीका? नहीं, नतीजा क्या होगा? अराजकता और भयानक हादसे। जाहिर है पुल तो इंजीनियर ही बनाएगा। एक ही सही तरीका होता है पुल बनाने का। कॉम्टे के लिए समाज चलाना भी बिल्कुल पुल बनाने जैसा ही था। उनका मानना था कि समाज चलाने के भी वैज्ञानिक नियम होते हैं। एक बार जब विशेषज्ञ उन नियमों को खोज लें, तो हर किसी को उनका पालन करना चाहिए। बहस की कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश नहीं। उनके लिए यही असली आजादी थी। एक सुरक्षित, व्यवस्थित समाज जहां हर चीज सही तरीके से काम करे। लेकिन एक समाज सिर्फ पुलों और इमारतों का ढेर तो नहीं है। नहीं है। वो इंसानों से बनता है, और यहीं पर मिल का नजरिया आता है। बिल्कुल। मिल ने कॉम्टे के इस तर्क के जवाब में एक पेड़ का उदाहरण दिया। अच्छा, पेड़ का? वो कहते हैं, एक ऐसे पेड़ की कल्पना कीजिए जो अपनी मर्जी से हर दिशा में बढ़ता है, जिसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी हैं, जो शायद दिखने में एकदम सही ना हो। और अब एक ऐसे पेड़ की कल्पना कीजिए जिसे माली ने एक सुंदर सममित आकार देने के लिए हर तरफ से छांट दिया है। कौन सा पेड़ बेहतर है? बताइए। जाहिर है पहला वाला, क्योंकि उसमें जीवन है, उसका अपना एक चरित्र है। दूसरा वाला तो बस एक सजावटी चीज है। मिलकर यही कहना था, इंसान वो पेड़ है, कोई पुल नहीं। इंसान को चुनाव करने, गलतियां करने और उन गलतियों से सीखने की आजादी मिलनी चाहिए, तभी उसका बौद्धिक और नैतिक विकास होगा। कॉम्टे का समाज शायद बहुत कुशल होगा, एक परफेक्ट मशीन की तरह। लेकिन वो कुशल रोबोट्स का समाज होगा, जिंदा दिल इंसानों का नहीं।
वो मानते थे कि एक टेढ़े मेढ़े इंसान में एक सीधे साधे रोबोट से ज्यादा इंसानियत होती है। और ये बहस आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। बहुत ज्यादा। कोम्टे का सपना आज बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में सच हो रहा है। एल्गोरिदम हमें बताते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सा रास्ता लेना है, यहाँ तक कि किससे डेट पर जाना है। हर दिन हम अपनी मर्जी से चुनाव करने की क्षमता का सौदा कर रहे हैं, थोड़ी सी सुविधा के बदले में। और ये हमें ठीक उसी सवाल पे वापस ले आता है जो मिल ने उठाया था। क्या इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे एल्गोरिदम के गुलाम बनते जा रहे हैं? क्या हम कोम्टे का व्यवस्थित समाज चुन रहे हैं और मिल की आजादी को खो रहे हैं? हम एक ऐसे अदृश्य पिंजरे की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी चाबी हम खुद एल्गोरिदम को सौंप रहे हैं। आपको लगता है कि एक विचारक जो इतना तर्क और विज्ञान की बात करता हो वो यहीं रुक जाएगा, लेकिन ऑगस्ट कोम्टे के साथ ऐसा नहीं था। कहानियां एक और भी अजीब और सच कहूं तो थोड़ा डरावना मोड़ लेती है। हाँ, और ये उनके विचारों का सबसे विवादास्पद हिस्सा है, जिसे उनके कई शुरुआती समर्थकों ने भी छोड़ दिया था, जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल भी शामिल थे। अच्छा। कोम्टे वो विचारक जिन्होंने धर्म को इंसानी सोच की एक पिछड़ी हुई आस्था बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी सालों में एक नया धर्म बनाने का फैसला किया। एक मिनट, क्या? जिस आदमी ने कहा कि धर्म का युग समाप्त हो गया है, वो अपना खुद का धर्म शुरू कर रहा था? हाँ, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। उन्होंने इसे मानवता का धर्म यानी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का नाम दिया। कोम्टे को महसूस हुआ कि विज्ञान ने ईश्वर को तो हटा दिया, लेकिन ईश्वर समाज में जो नैतिकता, समुदाय और भावनात्मक जुड़ाव का काम करता था, उसकी जगह एक खालीपन पैदा हो गया है। एक वैक्यूम। हाँ, इस खालीपन को भरने के लिए उन्होंने एक नए, पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म की कल्पना की। बिना भगवान का धर्म। तो फिर इसमें पूजा किसकी होती थी? इस धर्म में कोई ईश्वर नहीं था। तो फिर ईश्वर की जगह मानवता की पूजा थी। मानवता की मतलब? यानी गुजरे हुए, वर्तमान और आने वाले सभी इंसानों का सामूहिक अस्तित्व। ओके। और संत और पुजारी कौन थे? महान वैज्ञानिक और विचारक जैसे न्यूटन, गैलीलियो और अरस्तु इसके संत थे, और समाजशास्त्री इसके पुजारी थे। समाजशास्त्री पुजारी थे? हाँ, जिनका काम लोगों को विज्ञान और नैतिकता की शिक्षा देना था। इस धर्म का एक ही मूल सिद्धांत था, दूसरों के लिए जियो। उन्होंने इसके लिए एल्ट्रुइज्म शब्द भी गढ़ा, जो आज भी इस्तेमाल होता है। व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक है जब वो पूरी तरह से मानवता की भलाई के लिए समर्पित हो। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए ये एक बुरे सपने के सच होने जैसा रहा होगा। ये उनके लिए पॉजिटिविज्म का सबसे विकृत और खतरनाक रूप था। उन्होंने इसे एक बौद्धिक और नैतिक तानाशाही कहा। तानाशाही? हाँ, सोचिए, इस धर्म में आपका व्यक्तिगत जीवन समाज की संपत्ति बन जाता है। आपकी निजी खुशियों, आपके सपनों, आपकी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं है अगर वो सीधे सीधे समाज की भलाई में योगदान नहीं करती। ये तो व्यक्ति को पूरी तरह से समूह के नीचे कुचल देना था। ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला था। बिल्कुल। मिल ने चेतावनी दी कि ये विज्ञान के नाम पर एक नया पोप तंत्र स्थापित करने की कोशिश है, जो मध्ययुग के कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा दमनकारी होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपके कामों को नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपकी भावनाओं को भी नियंत्रित करना चाहता था। ये व्यक्तिगत सोच और आज़ादी को पूरी तरह से खत्म कर देने का ब्लूप्रिंट था। मिल की ये चेतावनियां आज सोशल मीडिया के युग में डरावनी हकीकत जैसी लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन ट्रेंड्स, वायरल चैलेंजेस और कैंसल कल्चर एक तरह का बहुमत का अत्याचारी तो है। सही बात है। जो अलग सोचने वालों पर चुप रहने या समूह के साथ चलने का दबाव बनाता है। हाँ, हम विशेषज्ञों की राय और एल्गोरिदम के सुझावों पर इतने निर्भर हो गए हैं कि हम अपनी सोचने समझने की क्षमता खोते जा रहे हैं। अपनी न्यूज़ फीड पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, ये जाने बिना कि वो भी एक एल्गोरिदम द्वारा ही नियंत्रित है। हाँ, जो हमें वही दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं, सच नहीं। तो इस पूरे वैचारिक मंथन के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या हमें कोम्टे के डेटा चालित व्यवस्थित समाज को चुनना चाहिए या मिल की थोड़ी अराजक लेकिन स्वतंत्र दुनिया को? देखिए, सच तो ये है कि ये किसी एक को चुनने का सवाल ही नहीं है। मतलब ये बाइनरी चॉइस नहीं है। अगर हम सिर्फ कोम्टे को चुनते हैं तो हम एक कुशल लेकिन बेजान समाज बनाएंगे, और अगर हम सिर्फ मिल को चुनते हैं तो हम एक ऐसे समाज में पहुंच सकते हैं जहां व्यक्तिगत आजादी के नाम पर अराजकता और स्वार्थ हावी हो जाए। तो रास्ता संतुलन में है। रास्ता दोनों के बीच एक तनावपूर्ण संतुलन बनाने में है। तो ये संतुलन कैसा दिखेगा? हमें कोम्टे का वैज्ञानिक दिमाग चाहिए ताकि हम डेटा, तर्क और सबूतों से अपनी बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझा सकें, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या महामारी। बिल्कुल।
भावनाओं और पूर्वाग्रहों के आधार पर फैसले लेने से बचना चाहिए। एल्गोरिदम कभी भी पूरी कहानी नहीं बताते। वो हमें इंसानी गरिमा, न्याय, करुणा और व्यक्तिगत सपनों के बारे में कुछ नहीं बता सकते। बिल्कुल नहीं। तो असली चुनौती टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि उसके सामने अपनी इंसानियत को बचाने में है। बिल्कुल। इसीलिए असली निष्कर्ष ये नहीं है कि हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना है, बल्कि ये है कि हमें ये पहचानना होगा कि हम खूमटे की दुनिया और मिल की दुनिया के बीच एक स्थायी वैचारिक युद्ध में जी रहे हैं। अच्छा, ये एक दिलचस्प नजरिया है। हर बार जब हम आंख बंद करके अपने फोन के जीपीएस को फॉलो करते हैं, तो हम खूमटे को एक पॉइंट देते हैं। और हर बार जब हम कोई ऐसा शौक पालते हैं जिसका कोई फायदा नहीं, बस हमें खुशी मिलती है, तो हम मिल के लिए एक पॉइंट स्कोर करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि आज आप किस मोर्चे पर लड़ रहे हैं। और शायद यही वो सवाल है जो हमें आने वाले समय में खुद से बार बार पूछना होगा। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें हमें और ज्यादा सुविधा और ज्यादा व्यवस्था का वादा करेंगी, हमें यह तय करना होगा कि किस मोड़ पर सुविधा हमारी इंसानियत पर भारी पड़ने लगती है। वो मददगार एल्गोरिदम कब एक ऐसा सुनहरा पिंजरा बन जाता है जिसकी चाबी हमने खुशी खुशी उसी के हवाले कर दी है।